जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ Current Affairs discussion session pre-secure of May 29. So today we will discuss these topics. First topic is 5th years of स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्कीम का 5वां ईयर सेलिब्रेट किया गया. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. इससे रिलेटेड क्या आउटकम्स आए हैं, क्या हमें क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पढ़ेंगे. और हाँ, एक और बात, कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर ये जो अपकमिंग APSC प्रीलिम्स है 8 जून, क्या इसके लिए भी ये प्री सिक्योर देखना है? तो बिल्कुल देखना है. अभी जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस मैं इसी तरह से फ्रेम कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे अपकमिंग APSC प्रीलिम्स में आए. इवन यूपीएससी प्रीलिम्स के 2 रोज पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस प्री सिक्योर में डाले थे गाइज, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया. क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पिछले साल के या फिर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे निकाल कर बनाया था. सो अभी के एग्जामिनेशन तक जो भी प्री सिक्योर के सेशंस हैं रोज के आपके, आप वो देखिए, वो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी फिर उससे हेल्प मिलेगी. ठीक है. सो दूसरा टॉपिक होगा वीर बाल दिवस से रिलेटेड. वीर बाल दिवस जो कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके जो 4 साहिबजादे थे उनसे रिलेटेड होगा. देन थर्ड वी विल स्टडी अबाउट कोच राजबंशी ऑफ आसाम. इनसे रिलेटेड क्या आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर से MCQ बन सकता है. देन वी विल स्टडी आसाम सैटेलाइट. आसाम के लिए एक प्राउड की बात है और पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है कि इंडिया का एक स्टेट आसाम पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसके अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं. सो वी विल स्टडी इट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. देन डिफरेंट अवार्ड्स, डिफरेंट ऑनर्स रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. उनको अलग अलग नेशन में जो डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट ऑनर्स मिलते हैं, उसकी बात करेंगे और फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये आज के सेशन का पर्पस होगा. सो पहला क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम पर. अब ये स्वामित्व स्कीम के बारे में तुम यहां देख सकते हो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो क्या बोल रहा है दैट 5 इयर्स ऑफ स्वामित्व स्कीम. ये 23 अप्रैल का एक आर्टिकल है. सो इसलिए आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. यहां पर हेडिंग क्या चूज किया गया था, बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. कि स्वामित्व स्कीम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है. यहां पे एक आप लाइन भी देख सकते हो, एक कोट देख सकते हो, और ऐसे कोट्स ना आप ऐसे में यूज कर सकते हो. ऐसे कोट्स आप आंसर्स लिखने के लिए पेपर 1 में या पेपर 2 में या किसी भी पेपर में यूज कर सकते हैं. ऐसे कोट्स को ऐसे में तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बाकी पेपर्स में भी. कोट क्या है, द कंट्री इज डिटरमाइंड टू मेक द विलेजेज एंड द पुअर सेल्फ रिलायंट. कि कंट्री जो है, देश जो है, उसने डिटरमाइन कर लिया है, तैयार कर लिया है खुद को कि वो विलेजेज को, पुअर को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, सो दैट इंडिया के ट्रू पोटेंशियल का यूज हो सके. एंड स्वामित्व स्कीम इसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव है. सो ये सारी चीजें, ये कोट्स भी याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ही दिया हुआ है. पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है दैट स्वामित्व स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2020 टू प्रोवाइड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स इन रूरल एरिया. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है. ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट पार्शियली करेक्ट है क्योंकि ये यस रूरल एरिया में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किया गया था. पर ना तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना ही इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है. आप यहां स्क्रीन पर राइट साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री, दैट मिनिस्ट्री इज लुकिंग आफ्टर स्वामित्व स्कीम. ठीक है. और दूसरी बात क्या कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच के डिफरेंस आपने कई बार क्लासेस में पढ़े हैं. इवन प्री सिक्योर में भी मैंने डिस्कस किया है, PYQ एनालिसिस में भी डिस्कस किया है. सो अभी तुम ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में करके, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जो हमारा स्वामित्व स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. तुम मुझे एक एग्जाम्पल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी दोगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये एक स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में चल रही है. ठीक है. इसको इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करवा रहा है. चलिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद हमारे 24 अप्रैल 2021 को इस स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया था. जो 24 अप्रैल है इसका भी अपना एक रेलेवेंस है क्या कि इसको पंचायती राज दिवस के रूप में, पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. याद रखेंगे. इसका पहले पायलट फेज चला था 2020 से 21 का, और उस पायलट फेज के सक्सेसफुल होने के बाद 2021 में इसको लॉन्च किया गया. तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो था वो तो हो गया रॉन्ग. दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं. द स्कीम यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप इनहेबिटेड विलेजेस एरिया एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टू हाउस होल्ड्स.
बिल्कुल। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज जब हम करेंगे, और ये सब जो है ना ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके पास ज़्यादा बढ़िया डाटा कलेक्शन हो सकता है जो ज़्यादा वेरीफाइड होगा। एंड दैट्स वाई ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके विलेजेस के हर कॉर्नर में वहाँ के इमेजेस लिए जाएंगे, मैपिंग की जाएगी, ताकि विलेज एरियाज का एक बढ़िया रिकॉर्ड प्रिपेयर हो सके, जो कि विलेज हाउस होल्ड्स को, गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की फैसिलिटी देगा। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, one of its objective is to enable rural citizen to use property ownership documents as collateral for loans and other financial benefits. Again ये too good to be true बात है कि जब हमारे जो रूरल सिटीजन्स हैं, जब उनके पास लैंड ओनरशिप को लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, देन ऑब्वियसली दे वुड बी एबल टू टेक लोन्स, वो लोन ले सकेंगे, बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकेंगे। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। Fourth, the schemes support Gram Panchayat development planning by creating GIS based maps and infrastructure. अब जरा ऐसे देखो कि जब ओवरऑल रूरल रीजन्स में, रूरल इंडिया में लोगों के पास डिजिटल लैंड रिकॉर्ड आ रहा है, तो क्या हम उसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। 2, 3, 4 हमारे करेक्ट स्टेटमेंट में स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड, वही यहां पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको नोट्स के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वीर बाल दिवस पर। आप यहां देख सकते हैं वीर बाल दिवस को लेकर भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी, और बाकी न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे कि किस तरह जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, आज भी है। यहां पर हम 2 नाम दिए हुए हैं, बाबा जोरावर सिंह, इनको साहबजादा जोरावर सिंह, एंड बाबा फतेह सिंह जी, साहबजादे फतेह सिंह जी। ये सिख के 10वें गुरु सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 और साहिबजादे भी थे, 2 और प्रिंस भी थे, जिन्होंने बहादुरी से औरंगजेब के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट लड़ते हुए बिना पलक झपकाए, दर्द को बर्दाश्त किया, सारे यातनाएं सही, बिल्कुल पलक भी नहीं झपकाया, जरा सी आह भी नहीं निकाली और शहादत दी। तो इनके ही बलिदान को सेलिब्रेट करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस। पहला क्या, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 26 टू कमेमोरेट द मार्टिरडम ऑफ सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द 10th सिख गुरु। हाँ जी, सही बात है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सपुत्र, बाकी और 2 सुपुत्र जो थे वो लड़ाई में मारे गए, लड़ाई में शहीद हुए, लड़ाई में मारे नहीं गए, शहीद हुए, सॉरी। और ये दोनों जो थे, इनको औरंगजेब ने छल से कैप्चर कर लिया था और जिंदा इनको चुनवा दिया गया, लेकिन इन्होंने आह तक नहीं भरी, औरंगजेब के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट झुके नहीं। ये सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्या, इट ऑनर्स द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ बाबा फतेह सिंह जी एंड जोरावर सिंह जी हु चोज डेथ ओवर कन्वर्जन। यस, औरंगजेब फोर्सफुली लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाना चाहता था। तो औरंगजेब जो था वो कहीं से भी किसी भी रिलीजन या किसी भी फेथ को सपोर्ट नहीं करता था, बस वो अपने पागलपन को सपोर्ट करता था। और अपने पागलपन की वजह से ना सिर्फ उसने हिंदुओं पर, सिख पर, बुद्धिस्ट पर जुल्म ढाए, बल्कि उसने इस्लाम की छवि भी खराब की औरंगजेब ने। एंड दैट्स वाई उसके अगेंस्ट कभी छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए हैं, कभी छत्रपति संभाजी महाराज खड़े हुए हैं, इधर गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए हैं। उनके पिता जो थे 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने भी शहादत दी, लेकिन झुके नहीं। द ऑब्जर्वेंस ऑफ वीर बाल दिवस इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। आप यहां देख सकते हो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से यह डिसीजन लिया है कि हम 26 दिसंबर को, दिसंबर 26, ईयर क्या था, ये था 1704, मतलब 18th सेंचुरी की इनिशियल बिगिनिंग है। थोड़े दिनों के बाद औरंगजेब की डेथ भी हुई थी। 18th सेंचुरी की इनिशियल बिगिनिंग में 26 दिसंबर को हमारे 2 जो साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे, जिन्हें हम बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी के नाम से भी याद रखते हैं, इनके अलावा इनके और 2 बड़े भाई थे, बाबा अजीत सिंह जी और साहिबजादे अजीत सिंह एंड साहिबजादे जौहर सिंह। इन दोनों ने लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी और इन दोनों को कैप्चर करके फिर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, इनका गला काट दिया गया, लेकिन ये झुके नहीं औरंगजेब के अगेंस्ट में। राइट। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी आप यहाँ देख सकते हैं, जिन्होंने बड़े बहादुरी से इंडियंस को समझाया दैट चिड़िया नाल में बाज लड़ा हुआ, गिदड़ा नू में शेर बना हुआ, 1.25 लाख नू एक लड़ा हुआ, ता गोविंद सिंह नाम तहावा। हर भारतीय के दिल में, हर भारतीय के हृदय में बहादुरी का जज्बा भरने वाले गुरु गोविंद सिंह जी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दिसंबर 22 को लगभग 1666 में तख्त श्री पटना हरमंदिर साहिब, मतलब पटना साहिब, जहां आज जिसे हरमंदिर साहिब या पटना साहिब के नाम से पटना बिहार में पूजा जाता है, सिख पिलग्रिमेज का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी 9वें सिख गुरु हैं, जिन्होंने भी औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ते हुए बिना उनके अगेंस्ट झुके, बिना उनके सामने झुके शहादत दी थी, गुरु तेग बहादुर जी।
गुरु तेग बहादुर जी। इनको औरंगजेब ने 2 पार्ट में सर से कटवा दिया था, लेकिन इन्होंने आह नहीं भरी गुरु तेग बहादुर जी में। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सुपुत्र, 2 साहिबजादे, इनके शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा ये। कम टू थर्ड क्वेश्चन अबाउट कोच राजवंशी पीपल। यहां पर आप देख सकते हैं द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अनाउंस किया दैट कोच राजवंशी आर नॉट एलियंस। ये बिल्कुल एलियंस नहीं है, ये भारतवासी हैं। एंड सो उनके अगेंस्ट जो भी केसेस थे, जो केसेस किसके अकॉर्डिंग थे, तो यहां आप जरा ध्यान दो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कि ये जो केसेस थे ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट थे। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला कि इनके अगेंस्ट ये केसेस बिल्कुल चलने की जरूरत नहीं है, ये उतने ही भारतवासी हैं, उतने ही एसएमएस भारतवासी हैं जितने बाकी लोग हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट कोई भी अब वो केसेस नहीं चलेंगे। इवन डाउटफुल जो वोटर टैग था, उस वोटर टैग को भी हटा दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप, एक बड़ा वेलकम स्टेप है। अब इनसे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या है, द कोच राजवंशी पीपल they inhabit regions such as lower Nepal, northern Bengal, northern Bihar, northern Bangladesh, Assam, parts of Meghalaya and Bhutan, areas that were historically part of the Kamata kingdom ruled by the Koch dynasty। एकदम सही बात है ये, कोच राजवंशी पीपल, राजवंशी राजाओं के वंश के, राइट। तो इस तरह से कोच राजवंशी पीपल ये इन रीजन्स में आपको मिलते हैं, नॉर्दर्न बिहार में, नॉर्दर्न बंगाल में, नॉर्दर्न बांग्लादेश में, आसाम में, पार्ट्स ऑफ मेघालय, भूटान में, जो कि कभी कामता किंगडम जहां पर कोच डायनेस्टी रूल करती थी उसका पार्ट है। तो मुझे बताओगे दैट कामता किंगडम के फाउंडर कौन से रूलर थे? दैट इज योर होमवर्क, ये आप बताइएगा जो एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट तो करेक्ट है, द राजवंशी और द राजवंशी लैंग्वेज विच हैज कंप्लीट ग्रामर, कितनी अच्छी बात है, कंप्लीट ग्रामर है, इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पीपल एज पर द 2001 सेंसस। अगेन दिस इज करेक्ट, ये भी एक करेक्ट बात है कि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का अपना एक रिच कंप्लीट ग्रामर है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग बोलते हैं 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए इस तरह से। और जो तुम्हें मैंने होमवर्क दिया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ कामता किंगडम, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राजवंशी नाम इनके रॉयल कम्युनिटी, राजाओं के वंश से जुड़े होने से भी नाम पड़ता है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट असम सैट सैटेलाइट, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ असम इंडिया, दैट अ स्टेट ऑफ असम, अ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक स्टेट आसाम, अपनी काबिलियत से साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड के इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम होगा असम सैट। इसके बारे में अभी रिसेंटली ये जो इस साल का बजट है उसमें अनाउंसमेंट हुआ था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू में पक्का पूछा जाएगा, लिख लो। पहला स्टेटमेंट क्या, असम सैट इज ए सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। यहीं पर गलती हो गई, देखो ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें याद रखनी है, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट और क्या होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, राइट, आगे बात करेंगे। डेवलप्ड बाय असम स्टेट गवर्नमेंट, इसरो एंड इन स्पेस, तो पार्सली करेक्ट स्टेटमेंट था, पहला पार्ट गलत था। सेकंड क्या, द सैटेलाइट विल बी प्राइमरली यूज्ड फॉर एजुकेशनल, ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। नहीं भैया, ये प्राइमरली एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए नहीं है, बाकी स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए है, जैसे बॉर्डर पे सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इवन असम की पुलिस को भी हेल्प करेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अभी जैसे कोल माइंस में हमारे जब मजदूर फंस गए थे, तो खुद यहाँ असम के चीफ मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया था, आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो जहाँ माउस का कर्सर है, क्या लिखा हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, दैट इट टुक अस 45 डेज टू गेट डाटा ऑन द उमरांगसो माइन, उमरांगसो माइन रीजन जहाँ पे मजदूर फंस गए थे बेचारे, हमें 45 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट की पोजीशनिंग से वो जो डाटा हमें मिलना था वो एग्जैक्टली हमें तुरंत टाइम पर नहीं मिल पाया। अगर सोचो कि हमारा अपना एक खुद सैटेलाइट होगा तो कितने अच्छे से ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट, जो चाहे वो ह्यूमन मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, रिलीफ वर्क हो, उसमें कितना हेल्प मिलेगा। ये खुद ऑनरेबल सीएम का ट्वीट है, एंड दैट्स वाई असम सेट को प्लान किया जा रहा है, एंड असम वुड बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, सो दिस इज ए वेरी प्राउड थिंग। असम सेट जो है ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा गाइज। अब हम जरा यहाँ जियो स्टेशनरी और यहाँ देखो, पहले ये देख लो, यहाँ पर मैंने तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या समझाया है, हम इसके ऊपर और भी करेंगे आगे डिटेल। अभी इतना देखिए कि ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये वाला, ये जो ब्लू वाला है कलर, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये लगभग अर्थ के इक्वेटर के अराउंड है, इसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होगा सैटेलाइट का, नो इंक्लिनेशन। अब नो इंक्लिनेशन है और सेम स्पीड के साथ
ये रोटेट कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अब नाम देखो स्टेशनरी है, जब आप अर्थ से देखोगे ना, जैसे सपोज आप यहाँ, हमारा प्यारा भारत यहाँ इंडिया, आप यहाँ से खड़े होकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको वहाँ पे स्टेशनरी दिखेगा, अस्थिर दिखेगा। एक्चुअली वो अस्थिर नहीं है, सिंस वो बिना किसी इंक्लिनेशन के है और सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से ना आप उसको ऊपर देखोगे तो लगेगा अरे अस्थिर है, जबकि वो अस्थिर नहीं है, वो भी अपना चक्कर पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्लांट किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। ये ना थोड़े एंगल पे होते हैं, इवन ये जो ये डिजाइन है, जहां भी तुम देखो जिस तरह से मैं माउस को घुमा रहा हूँ, थोड़ा सा तो इंक्लिनेशन है ना, और इस इंक्लिनेशन की वजह से जो हमारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं, ये आपको एक जगह पर जब आप देखिएगा यहाँ से, तो आपको एक जगह नहीं दिखेंगे, हाँ किसी पर्टिकुलर टाइम लाइन में दिखेगा कि हमने 3 PM को देखा, तो 3 PM को आज जैसे 29 मई की बात है, 3 PM को फिर 30 मई की बात है, आपको एक जगह पर दिखेंगे, सही सेम जगह पर दिखेंगे, एक टाइम पर दिखेंगे, लेकिन हमेशा अस्थिर नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच में। अब अगर हम और इसके डिटेल में जाएं तो ऑल द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जियो सिंक्रोनस, याद रखिएगा ये सारे ऑल द जियो स्टेशनरी आर जियो सिंक्रोनस। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये जियो सिंक्रोनस ही होते हैं, क्योंकि ये भी तो सिंक्रोनाइज्ड है ना अर्थ के अकॉर्डिंग। बट ऑल जियो सिंक्रोनस आर नॉट जियो स्टेशनरी। क्यों भैया? क्योंकि ये वाला जो जियो सिंक्रोनस है, मान लो हम यहाँ पे एक सैटेलाइट, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं बिहार सेट। सपोज बिहार की गवर्नमेंट भी ऐसा लॉन्च कर रही है। अब बिहार सेट, या सपोज बिहार सेट के साथ साथ किसी भी स्टेट का, सपोज हम अपने प्यारे रसिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा एक अच्छा फ्रेंडली नेशन, इजराइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो बिहार हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, या सपोज कल को आसाम ही जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, थोड़ा इंक्लिनेशन के साथ करेगा, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, इसका एक पर्पस हो सकता है कम्युनिकेशन। हालांकि जियो स्टेशनरी भी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, बट जियो सिंक्रोनस को भी यूज किया जाता है। इसका एक पर्पस हो गया क्या, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी क्या होते हैं, सिंस वो एक ही जगह पे आपको स्टेशनरी दिखते हैं, इसके वजह से इनका बढ़िया यूज हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बढ़िया यूज क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। अब बॉर्डर एरियाज जो हैं, सेंसिटिव रीजन्स जो हैं, इन सेंसिटिव रीजन्स में, बॉर्डर एरियाज में पेट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये डिफरेंसेस दोनों के बीच के याद रखना है। ऑल जियो स्टेशनरी आर जियो सिंक्रोनस, बट वाइस वर्सा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट जो इसका है, तो इसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली इन कोलैबोरेशन विद इन स्पेस एंड इसरो के साथ गवर्नमेंट ऑफ असम करेगी, जिसका मेन पर्पस होगा, जैसा मैंने तुम्हें भी बताया, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, बॉर्डर सर्विलेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर सपोर्ट हो गया, वगैरह वगैरह ऐसे चीज़ें होंगी। इवन जो आसाम में बच्चे हैं, जो आसाम की यूथ है जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भी आगे इंटरेस्ट दिखाएगी, आगे काम करेगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे ना सिर्फ यूथ के बीच में अवेयरनेस भी फैलाया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डिफरेंट अवार्ड्स, डिफरेंट ऑनर्स गिवन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल है, और ये देखो दिसंबर 2024 का है। तो मैं पीछे से ला रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि तुम्हारे एपीएससी प्रीलिम्स में काम आए, ध्यान रखना इसको। पीएम मोदी अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर विच इज अ कुवैती ऑनर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारक अल कबीर जो है वो कुवैत से मिला है ऑनर। इसके अलावा बाकी जैसे यहाँ पे मैंने इजिप्ट, फ्रांस, भूटान, मॉरिशस ये मेंशन किया है, यहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर को कई ऑनर्स मिले हैं। सो हमें इस पर थोड़ी नजर रखनी है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे आप ये एक जो स्लाइड्स हैं, पहला देखिए यहाँ पर रिसेंट वाले 2020 की बात करें तो लीजन ऑफ मेरिट इनको यूनाइटेड स्टेट्स से मिला, ऑर्डर ऑफ लोगोहुई इनको पापुआ न्यू गिनिया से मिला, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस से मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू बड़ा पॉपुलर है, रसिया का है, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट कुवैत से है, एंड श्रीलंका का मित्र विभूषण ये श्रीलंका से ऑब्वियसली मिल रहा है। इसके अलावा पहले भी सऊदी अरेबिया से, अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन से हमारे साथ, ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान, मालदीव से आजकल थोड़े रिलेशन डिस्टर्ब हैं पर 2019 में बेहतर हुआ करते थे, यूएई से एंड बहराइन से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफरेंट ऑनर्स, डिफरेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं। सो दिस इज रियली एन ऑनर फॉर ऑल द इंडियंस, सारे भारतीयों के लिए गर्व की बात है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स ना प्रीलिम्स में काम आते हैं, तो नोट्स बनाकर प्रीलिम्स के पहले रिवाइज कर लेना, आ ही रहा है प्रीलिम्स।
ये आज के आपके प्री सिक्योर के क्वेश्चंस थे। अब कल मैंने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि कल कई स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे। बिल्कुल ऐसे मेहनत करते जाओ, हमें भी अच्छा लगता है कि तुम भी मेहनत करते हुए देखते हुए। ये है खराई कैमल गाइज, इनको हम खराई कैमल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? खराई कैमल। खराई कैमल या इनको स्विमिंग कैमल भी बुलाया जाएगा, स्विमिंग कैमल भी बुलाया जाएगा। अब ये जो खराई कैमल है, पहला स्टेटमेंट क्या था? खराई कैमल इज यूनिकली अडेप्टेड टू सर्वाइव इन बोथ ड्राई डेजर्ट कंडीशंस एंड सलाइन कोस्टल एनवायरमेंट्स। करेक्ट, सलाइन कोस्टल एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, ये तो पिक्चर से दिख रहा है। स्विमिंग कैमल है कि हल्का तैर भी सकते हैं, और ड्राई डेजर्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज प्राइमरली फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात, द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। सही बात है जी, करेक्ट है। इट इज लिस्टेड एट शेड्यूल 1 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं जी, इसको शेड्यूल 1 स्पीसीज में नहीं किया गया है। इवन ये जो स्पीसीज है ये तो डोमेस्टिकेटेड है। गुजरात के जो लोग हैं वो इसका डोमेस्टिकेशन करते हैं ताकि इसका इकोनॉमिक एडवांटेज भी उठाया जा सके और कल्चरल रेलेवेंस भी है। ये हमारा खराई कैमल हो गया, ठीक है। क्लियर है ये खराई कैमल की बात? एक मिनट, ये अभी फिर से मैक्सिमाइज हो गया। खराई कैमल हो गया। अब खराई कैमल के साथ साथ एक और वेराइटी, जो अब कभी आप राजस्थान घूमने गए या आपने राजस्थान बैकग्राउंड पे कभी कोई मूवी देखी जहाँ पे कैमल्स दिखाए जाते हैं, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो वो वाला जो हमारा कैमल है, यूजुअली द इंडियन कैमल, डॉर्मेडरी कैमल भी जिसको बुलाते हैं, जो आपको डेजर्ट्स में मिलता है, उसके आईयूसीएन स्टेटस की हम बात करें तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है भैया? लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न है। और ये जो हमारा खराई कैमल है, खराई कैमल, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, ठीक है। खराई कैमल का आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड, और जो इंडियन कैमल डेजर्ट में मिलते हैं, डॉर्मेडरी कैमल, उसका लिस्ट कंसर्न, मतलब वो जो डेजर्ट में कैमल मिलते हैं उनको उतना खतरा नहीं है। खराई कैमल के नंबर्स काफी कम है, इसलिए इसको आईयूसीएन ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में नहीं आता है, डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है, कैसे शेड्यूल 1 में डालेंगे? नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कल मैंने दिया था रिपब्लिक डे परेड के बारे में, क्या था वो क्वेश्चन? दैट द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025 वाज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एकदम सही बात था, हम आजादी का और भारत के संविधान के स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये क्वाइन इशू किया गया था 75th गणतंत्र दिवस 2024 में जो मनाया गया, और फिर 76th जो 2025 में अभी मनाया गया। हमारे संविधान के भी 75 साल हो चुके हैं गाइस, 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसका थीम इसी तरह से रखा गया था, स्वर्णिम भारत, जहां पे हम विरासत की भी बात कर रहे हैं, अपने रिच कल्चर की बात कर रहे हैं, हमारा रिच कल्चर हो गया, रिच हेरिटेज हो गया, और हम विकास की भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। दैट वाज द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे परेड। फॉर द फर्स्ट टाइम अ ट्राई सर्विस ट्रेवल्यू वाज डिस्प्लेड विद द थीम सशक्त और सुरक्षित भारत। और पहली बार एक ट्राई सर्विसेज टेबल्यू भी शोकेस किया गया। जब रिपब्लिक डे परेड होता है वहां पे उन टेबल्यूज को देखते हैं, और अगर तुम्हें कभी लाइव देखने का मौका मिले दिल्ली जाकर तो बिल्कुल देखना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ, एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है ये, ठीक है। तो पहली बार ट्राई सर्विसेज टेबल्यू शोकेस किया गया था, उसका थीम रखा गया था सशक्त और सुरक्षित भारत, कि हमारी विरासत और हमारे विकास, देश के विकास में हम सशक्त और सुरक्षित भी हैं, राइट। ये कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला है आपका कॉटन के प्रोडक्शन को लेकर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। एंड दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एटिकोपाका बोमालू के ऊपर, दैट व्हाट इज दिस एटिकोपाका बोमालू। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आज करने हैं। बस इस तरह पढ़ाई करते जाओ, अपकमिंग प्रीलिम्स में सोचने की बात नहीं होगी, बस सिंसियरली लगे रहना है अपकमिंग डेज में। फालतू की बातों से दूर, फालतू चीजों से दूर, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।